सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं इस समय NIOS DLED वीडियो लेक्चर सीरीज कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए। तो अब तक आपने इस सीरीज में अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप 504 और 505 के सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अगला टॉपिक, कोर्स 505 का ब्लॉक 1 का इकाई 2 का यूनिट 2 का ये टॉपिक है। टॉपिक नंबर है 2.5। ये यूनिट 2 का आखिरी टॉपिक है, इसलिए आज हम इसको कवर करेंगे और यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो है 2.5 NCF 2005 के विशेष संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण अधिगम का क्षेत्र। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इससे पहले भी हमने इस तरह का एक टॉपिक पढ़ा था, लेकिन वो उद्देश्य थे NCF 2005 के विशेष संदर्भ में जो उद्देश्य बताए गए थे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के। यहाँ पर हम पर्यावरण शिक्षण के अधिगम का क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कंफ्यूजन वाले, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को आप क्लियर रखें। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अधिगम का क्षेत्र, पर्यावरण अधिगम का क्षेत्र NCF 2005 के विशेष संदर्भ में। तो देखिए NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क रूपरेखा जो है उसमें बताया गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में पर्यावरण के प्रति एक आलोचना हमेशा की जाती है, एक बुराई एक तरह से की जाती है इस चीज़ को लेकर कि अन्य विषयों की कक्षाओं से यह अलग नहीं थे। मतलब पर्यावरण अध्ययन को भी उसी तरह से पढ़ाया जाता है, उसी तरह से सिखाया जाता है जिस तरह से और सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। तो ऐसा इस तरह की एक आलोचना की गई है NCF के द्वारा, इसको एक तरह से गलत बताया गया है। इस प्रकार से यह एक तरफी प्रक्रिया बन जाती है, ऐसा NCF के अंतर्गत बताया गया है कि अगर हम पर्यावरण अध्ययन को भी उसी तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से और सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल वन साइडेड काम हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, इसकी तुलना उन्होंने उस तरह से की है कि मग और जग मॉडल से की है। अब ये मग और जग मॉडल क्या है ये आप समझ लें, ऐसा स्पेशली इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मग और जग मॉडल को हम समझे तो यहाँ बताया गया है कि बच्चों को माना गया है मग और शिक्षकों को जग के रूप में माना गया है। तो जिस तरह से इसमें यह बताया गया है कि जग में से हम किसी मग में पानी डालते हैं तो डालते जाते हैं, और यहाँ पर भी वही बताया गया कि यहाँ पर भी बच्चे जो शिक्षक सिखा रहा है बस एक तरफा ज्ञान चलता रहता है, बच्चे उसको लेते जाते हैं, अपनी तरफ से कोई इनपुट, अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जिससे कि ये एक मग और जग मॉडल से इसको कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया कि बच्चों को छानबीन के क्रियाकलाप में बिल्कुल नहीं लगाया जाता है, एक तरफी प्रक्रिया हो जाती है जिसमें प्रेक्षण करके या अपने अनुभवों के साथ जोड़कर जो एक सीखने की कला होती है बच्चों को, कि बच्चे खुद से प्रैक्टिकल्स करें, खुद से चीज़ों को समझें और उनके अनुभव उन्हें मिलें, प्रयोग करें लगातार वो, और कई तरह की समझ उनकी डेवलप हो, कई तरह की चीज़ों में वो रिलेशन बनाना, संबंध बैठाना सीखें। तो इस प्रकार के जो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं कक्षाओं में नहीं हो पाती है इस तरह के जो उद्देश्यों की पूर्ति है, क्योंकि एक तरफा प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। तो ये इसमें बताया गया है मग और जग मॉडल के माध्यम से। आगे बताया गया है इसमें पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य NCF के अंतर्गत लिखा गया है वो यह है कि बच्चों का उनके वास्तविक संसार, यानी कि जो नेचुरल उनका एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, जिस माहौल में वो रह रहे हैं, प्राकृतिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे, उसमें रहते हुए उन्हें पर्यावरण से सामना करवाया जाए, उनको सिखाया जाए, और ये भी सिखाया जाए कि वो इसका आकलन कर सकें, उसकी एनालिसिस कर सकें, विवेचन कर सकें, मूल्यांकन कर सकें, इस तरह की उनमें क्षमता आए। पर्यावरण संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई भी मुद्दा हो, आज ढेर सारी समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित, उनके संबंध में वो उनका एक नज़रिया हो, वो उसको समझ पाए कि आजकल जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं, और उनको समझने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। तो जहाँ भी संभव हो पर्यावरण से संबंधित उनकी समझ बढ़े, मतलब वो केवल एक सब्जेक्ट बनकर ना रह जाए, बल्कि रियल में वो समझ पाए कि पर्यावरण किस तरह से हमारे लिए आवश्यक है, और किस तरह से इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, और किस तरह के सुझाव उसमें काम कर सकते हैं। तो पर्यावरण से जुड़ी हर सकारात्मक क्रिया को करवाना, यानी कि पर्यावरण से संबंधित प्रैक्टिकल्स करवाना, उनको एक अच्छे विकास की तरफ अग्रसर करता है, ऐसा NCF 2005 ने गाइडलाइंस दी हैं।
तो उन्होंने बताया है कि पर्यावरण अध्ययन के कोई भी क्षेत्र हो उसको समर्थन करते हुए उन्होंने इस बात पर बताया है एनसीएफ में कि बच्चों में हम पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता पैदा की जाए शुरू से, जो कि हम शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं इस पूरे टॉपिक्स में। और उनमें एक दृष्टिकोण दिया जाए, उनको एक समझ दी जाए कि किस तरह से वो शुरू से पर्यावरण के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया, एक सकारात्मक सोच रखें। तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संसार तेजी से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। आज हम देखते हैं कि कितने सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं नेशनल लेवल पर, विश्व स्तर पर, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हो सके। तो इसलिए बच्चों को भी शुरू से इस चीज़ से जोड़ना आवश्यक है। आगे इसमें बताया गया है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अगर हम इस तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों में यहाँ पर बांटकर हमको समझना होगा। 3 व्यापक नियमों के अनुसार इसको संचालित किया जा सकता है। तो पहला है इसमें पर्यावरण के बारे में सीखना, पहला तो। दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, और तीसरा है पर्यावरण के लिए सीखना। तो इन तीनों को हम समझेंगे। यहाँ पर बताया गया है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, ये हम जानते हैं, क्योंकि इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह के क्षेत्र आते हैं। अब इस चीज़ को सीखने के लिए हमको कई तरह की चीज़ें, कई तरह के प्रयोग करने की आवश्यकता है। सुरक्षा कैसे की जा सकती है पर्यावरण की, इसका संरक्षण, इसको प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है, इसको हमको सीखना है। और यहाँ पर देखिए, बच्चे के आसपास जो भी उसके अनुभव हैं, जो भी वो अनुभवों से सीखता है, वो बाहरी अपरिचित दुनिया की तरफ चलते हैं। यानी कि जो जिस चीज़ को वो समझता नहीं है, उससे सीखने का वो धीरे धीरे प्रयास करता है। और इसके कारण कई विश्लेषण वो करता है। निश्चित सी बात है, जब वो अनजानी चीज़ों को देखेगा, उनसे सीखेगा, तो उनका आकलन करेगा, उनका विश्लेषण, एनालिसिस करेगा। और यही चीज़ है जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है, बच्चों के जीवन को भी करती है, क्योंकि ये एनालिसिस ही है जो हमको हम करते जाते हैं, चीज़ों को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते जाते हैं। तो इसी तरह से ये हमको बहुत प्रभावित करता है। पर्यावरण अध्ययन का जो भी केंद्र बिंदु है वो है व्यक्तिगत से राष्ट्रीय, भौगोलिक की ओर और भौतिक से सौंदर्यपरक आयामों की ओर बढ़ना। तो देखिए, जैसे कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर्यावरण केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी लोगों का है, देश का है, समुदाय का है, विश्व का है। तो उसी तरह के राष्ट्रीय स्तर की और स्थानीय लेवल से, यानी लोकल लेवल से, एक बड़े भौगोलिक स्तर पर ये चीज़ को सोचना और समझना, इसके महत्व को समझना, इसके लिए जो काम किए जा सकते हैं, इसकी सौंदर्य के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, वो किया जाना हमको बहुत आवश्यक है। उसी रूप में हमको इसको सीखना चाहिए। तो ये बताया गया है इसमें। एनसीएफ 2005 में, 2005 में यह भी धारणा थी कि धारणा दी है कि बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में असली परिस्थितियों में वास्तव में सम्मिलित हों। तो शुरू सिंपल बात है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है, उनमें जितना हिस्सेदार बन सकें उतना वो सीखेंगे। इसी पद्धति को कहते हैं करके सीखना। तो ये आप याद रखें, करके सीखना की एक डेफिनेशन सी हो गई कि जब बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से असली जीवन में वास्तविक चीज़ों को शामिल करके सीखते हैं, तो ये हो जाती है एक करके सीखना, इस पद्धति को कहा जाता है। बच्चे जितना अपने पर्यावरण से सीधे संपर्क में आएंगे, उतना ही उनका ज्ञान और समझ बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई एग्जाम्पल दिए हैं। आज आप बारिश के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो बारिश हो रही है, तो किस तरह से उसकी चीज़ों को सिखा सकते हैं। सूरज डूबने के बारे में कुछ सिखाना चाहते हैं, मिट्टी के बारे में सिखाना चाहते हैं, वायु के बारे में, हर चीज़ आप नेचुरली रियल लाइफ से उनको ले जाकर सिखाएं तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। बच्चे जो भी अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनका जो नॉलेज होती है, उससे वो कई तरह की और सूचनाएं भी जोड़ते हैं। यानी कि केवल जो सीखा है उससे ही काम नहीं चलता, वो बच्चों की आदत होती है कि वो उससे और ज्ञान भी जोड़ते हैं और उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो बच्चों ने पहले सीखा है उनके आसपास के माहौल से, जिसमें वो पले बड़े हैं, उनका परिवार हो, उनका समाज हो, उनका आसपास का संसार हो, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो वो जो अब सीख रहे हैं उससे वो जोड़ते हैं, और जिससे कि उनका जो ज्ञान है वो और बेहतर हो जाता है, यानी कि कनेक्ट हो जाता है। और नई सूचनाएं को उनसे, वो जो पुरानी उन्होंने सीखे हैं, पुराने अनुभव हैं, उनसे जोड़कर एक अच्छा डेवलपमेंट का काम होता है, उनका संपूर्ण विकास होता है। आगे बताया गया है, इस प्रकार के पर्यावरण का अध्ययन का शिक्षण अधिगम केवल प्राथमिक स्तर का अध्ययन क्षेत्र नहीं है। तो यानी कि ये केवल हम प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखा सकते बच्चों को, ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले आदत डालनी पड़ती है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखाने की, इस तरह से सीखने की,
फिर धीरे धीरे ये समय के साथ बढ़ता है। एक बार में इसको सही ढंग से सीखा नहीं जा सकता प्राथमिक स्तर पर। पर्यावरण में जो भी मूल्य हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं, जो आदतें हैं, जो व्यवहार हैं, उनको विकसित करने के लिए एक तरह की एक प्रशिक्षण का बेस तैयार करना पड़ता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि प्राथमिक स्तर पर इसकी आधार रखा जाता है, एक नींव रखी जाती है इन सब चीज़ों की, और जो आगे चल के एक बड़ी इमारत के तौर पे हमको बनता है। कोई भी पर्यावरण अध्ययन इस प्रकार से हम वर्णित कर सकते हैं कि एक सतत समाज का निर्माण करने हेतु स्थायी निवेश है। तो बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि आज हम देखिए छोटा छोटा अगर बड़ी सेविंग करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और वो आगे चल के बड़ा अमाउंट बनता है। उसी तरह से आज हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो छोटा छोटा ज्ञान देते हैं, शुरुआती ज्ञान देते हैं, वो उनका आधार बनता है और जुड़ते जुड़ते वो एक ऐसी सोच का निर्माण करता है बच्चों में, जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं। पर्यावरण के प्रति जो हम उन्हें सिखा रहे हैं उसमें चीज़ों को सुधार के लिए और जागरूक रहेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए वो एक भावी नागरिक मतलब एक तरह से अच्छे बन सकते हैं। तो एक स्थायी निवेश है, एक निवेश कहा गया है इसको, आज जो सिखाया रहे हैं हम बच्चों को। तो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र केवल बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझना ही नहीं है, बल्कि सकारात्मक आवृत्तियों, मूल्यों, प्रथाओं, जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार और अपने दूसरों की देखभाल, संसाधनों की रक्षा, प्रशंसा, सामाजिक दायित्व, कई चीज़ों को महत्व को समझने में मदद करना है, विकास भी करना है उसका। तो कहने का मतलब यह है केवल बच्चे पर्यावरण को समझ जाएं, उसके क्षेत्र को समझ जाएं, यही नहीं, बल्कि उनमें एक ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो, जो कि मैं पहले भी कहा कि वो वैल्यूज़ को समझ पाएँ, धरती पर किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों को हमको संभाल के रखना है, लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति सामाजिक दायित्व को समझें, हर चीज़, संस्कृति के महत्व को समझें, हर चीज़ इसमें आ जाती है। क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही यही है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक सभी तरह का परिदृश्य, तो ये सब कुछ इसमें मिलता है, यानी कि सब कुछ आ जाता है। सोशल, इकोनॉमिकल, नेचुरल, हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह का एनवायरनमेंट पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। तो ये इसमें बताया गया है। अगला है पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक और अनुकूल क्रियाओं की करना। तो नेचुरल सी बात है कि जब वो पर्यावरण को समझ पाएंगे तो इसमें सुधार, इसको इतना बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उससे संबंधित क्रियाओं को, सजेशंस को, सुझावों को और वो आगे दे पाएंगे, उस तरह की क्रियाकलापों में लग पाएंगे। संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना और पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव और आदतों को अपनाना। तो देखिए सिंपल है, अगर हम किसी चीज़ की कमियों को जानते हैं, किसी की चीज़ के फ़ायदे और नुकसान को जानते हैं, तो हम ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हम उनके फ़ायदों को और कैसे बढ़ा सकते हैं, कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक स्वाभाविक आदत हमारे अंदर शुरू से ही आ जाएगी। तो ये चीज़ एक इसमें बताई गई है कि जिस तरह से हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लाना चाहते हैं, खराब चीज़ों को हटाना चाहते हैं, वैसे ही ये स्वाभाविक तौर पर पर्यावरण के प्रति भी हमारा स्वभाव बने। तो ये इसमें कहा गया है। अब इसमें आखिर में कुछ हमसे कहा गया है कि ज़रा हम सोचें जिनके बारे में। यहाँ लिखा गया है कि ज़रा सोचिए कि कक्षा में आपकी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण पद्धति द्वारा कहाँ तक पर्यावरण अध्ययन का जो चीज़ बताई गई है उसको पूरा किया जा रहा है। एनसीएफ 2005 के निम्नलिखित पाठ्यचर्या संबंधी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। तो कुछ पॉइंट बताए गए हैं, आप भी इन पर विचार कीजिएगा कि इस चीज़ों का कितना पालन किया जा रहा है। पहला पॉइंट है शिक्षण नहीं बल्कि अधिगम, यानी कि आप केवल बच्चों को पर्यावरण पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, पढ़ाने में और सिखाने में। आप समझें उसको, सिखाने के लिए पढ़ाइए। समीक्षात्मक विचार और कठिनाइयों का हल निकालने में आप कितना उनको ये सिखा पाते हैं कि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल निकालने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, उनके सुझाव लें और वो कितना दे पाते हैं, ये हमको एक सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। और अगला पॉइंट है स्थानीय पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को समझना, उनके आसपास के माहौल के जिसमें वो रहते हैं उसमें क्या समस्याएं उपस्थित हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसमें उनकी समझ कितनी बढ़ रही है, इस चीज़ को देखना। कक्षा के विषयों को पर्यावरण की दृष्टि से देखना, कक्षा का जो हर मुद्दा है, हर दिक्कत है, हर चीज़ें हैं, उनको किस तरह से पर्यावरण से जोड़कर आप सिखा सकते हैं, वो कितना उस चीज़ को इंटरेस्ट से समझ रहे हैं, इसका एक एनालिसिस करें आप शिक्षक होने के नाते। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम में बहुसाधनीय और बहुविषयक पद्धति। तो पर्यावरण अध्ययन में साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। साधन जो हमें आसपास के पर्यावरण से मिल सकते हैं,
तो आप किस तरह के पर्यावरण से प्राप्त साधनों का और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का उपयोग कर रहे हैं, ये भी इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है। पर्यावरण संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेना, तो सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, तो ये भी बहुत एक आवश्यक पॉइंट है। ज्ञान की रचना करना, तो ज्ञान की रचना करना एक सिंपल पॉइंट है कि जब तक हम ज्ञान नहीं देंगे, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा, सही तरह से उनको नहीं पहुंचेगा, तो ये सब नहीं कर पाएंगे जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं। सशक्तिकरण करें ना कि भत्तारोपण। तो यहाँ पर देखिए, रियल मायनों में उनको सशक्तिकरण का मतलब समझाएं, केवल भत्तारोपण काम ना करें कि एक सपोर्ट कर दिया और एक काम टालने वाला काम नहीं होना चाहिए, बल्कि रियल मायनों में किस तरह से उनको सशक्त बनाया जा सकता है एक अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ में और सिखाने के साथ में, उसकी तरफ ध्यान दें जो हम करें इस पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में। तो ये थे कुछ पॉइंट जिन पर आप भी विचार कीजिएगा, और यही बताया गया है पर्यावरण शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अंतर उद्देश्य में और अधिगम के क्षेत्र में जरूर क्लियर कीजिएगा। इससे पहले का टॉपिक अधिगम उद्देश्य का था, माफ कीजिएगा, हाँ, अधिगम उद्देश्य का था, और ये अधिगम क्षेत्र का है। तो इनका अंतर आप ध्यान से समझिएगा, जो मैंने पहले लेक्चर दिया था। तो बस इस लेक्चर को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही ये यूनिट भी यहाँ ख़त्म होती है। यूनिट 2 इकाई 2 कंप्लीट हो गई है, समाप्त हो गई है हमारी कोर्स 505 की, ब्लॉक 1 की ये इकाई है। अब नेक्स्ट से हम नेक्स्ट इकाई शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से 505 की नेक्स्ट इकाई नंबर 3। तो तब तक आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, औरों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अभी, और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू।